अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे वो है बेसिक एक्सेल टर्म्स और कुछ बुनियादी एक्सेल टर्म्स के हवाले से आज हम अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त जो टर्म्स अवेलेबल हैं उसमें कुछ बुनियादी टर्म्स हैं। सबसे पहले जिन टर्म्स की हम बात करेंगे वो अकाउंट्स की बुनियादी टर्म्स हैं। इसमें सबसे पहले मेमो को डिस्कस किया जाता है। किसी भी इन्वायरमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में मेमो वो पेपर होता है जिस पर हम अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो मेंशन करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है क्वांटिटी, कि जब भी किसी चीज़ की सेल की बात की जाएगी, जब भी किसी चीज़ के हवाले से बात की जाएगी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं। मसलन अगर मैं 10 चीज़ें प्रोड्यूस करता हूँ और सेल करना चाहता हूँ तो अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास उसकी मेमो लिस्ट बनवाने आता है तो अगर मैं उससे पूछूंगा कि वो कितनी क्वांटिटी जो है वो मेरे से परचेज़ करना चाहता है, सो क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं। अगर वो कहता है मैं 5 प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी जो हमारा फील्ड होगा इसमें 5 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एंटर की जाएगी। देन जब भी किसी से कोई डीलिंग की जाती है या किसी को कोई चीज़ सेल की जाती है तो जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो होता है रेट चार्ज, कि हमने उससे कितने पैसे लेने हैं। यानी अगर एक चीज़ 100 रुपीज़ की मुझे कॉस्ट में है तो ऑब्वियसली मेरी कोशिश होगी कि मैं उससे ज़्यादा पैसे जो है वो उससे चार्ज करूं और ये मेरा रेट चार्ज कहलाएगा। ऑब्वियसली रेट चार्ज को जब हम क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वो अमाउंट होती है जो कि हमारे पास रिजल्टेंट में आती है या हमारे रिजल्ट में हमें अवेलेबल होती है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट चार्ज से हमारे पास हमारी बेसिक अमाउंट आती है। कोई भी चीज़ बाज़ार में कितने की बिक रही है ये उसकी रिटेल प्राइस कहलाती है। जब भी किसी के साथ बिजनेस किया जाता है तो उस बिजनेस को ऑब्वियसली अगर मैं एक रिटेलर हूँ और मैं किसी होलसेल वाले से कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ और वो होलसेल वाला भी उस प्रोडक्ट को रिटेल पर सेल करता है तो वो रिटेल पर जब सेल करेगा तो उसकी और अगर मेरी प्राइस दोनों बराबर होंगी तो फिर मैं यानी परचून वाला या रेट वाला किसी रिटेल वाला किसी भी चीज़ को मार्केट में सेल नहीं कर सकूँगा, क्योंकि अगर वो भी कोई चीज़ मेरा जो होलसेलर है वो भी एक चीज़ 100 की सेल कर रहा है, मैं भी चीज़ 100 की सेल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेंगे कि वो होलसेल वाले से, क्योंकि उसकी शॉप की लुक ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी PR ज़्यादा अच्छी होगी, लोग उससे परचेज करें। तो इसलिए होलसेल वाले अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, अपने बिजनेस की वर्किंग को बढ़ाने के लिए कुछ रिटेलर्स को भी डिस्काउंट देते हैं। ये डिस्काउंट आपका बेसिकली डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ना सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्कि वो रिटेलर जो होलसेलर से नकद पे यानी पूरे पैसे पे कर परचेज करते हैं वो उनको भी कैश पेमेंट पर कोई ना कोई डिस्काउंट जो है वो फराहम करते हैं। तो वो डिस्काउंट जो कैश पर दिया जाता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। किसी भी बिजनेस में अगर आपको जेंडर का लफ्ज़ नज़र आता है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता चले जेंडर मेल या फीमेल को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन मैरिटल स्टेटस है। आपका मीन्स शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। मैरिटल स्टेटस 2 ही तरह का होता है, या सिंगल या मैरिड। उसके बाद कुछ बिजनेस की बेसिक टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है सेविंग शीट। जब भी हम अपने किसी बिजनेस का स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस का स्टार्ट जब भी किया जाता है ये प्लान किया जाता है कि हम कुछ ना कुछ इस बिजनेस में बचाएंगे। तो एक ऐसी बुक या ऐसी शीट जिस पर मैं अपनी सेविंग का हिसाब किताब रखूँगा वो मेरी सेविंग शीट कहलाती है। यानी सेविंग शीट बनाते वक्त सबसे पहली चीज़ होती है आपकी इनकम। आप कितने पैसे कमा रहे हैं ये आपकी इनकम है।
आप कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, ये आपकी इनकम है। मसलन मैं प्रोडक्ट ए बनाता हूँ और उसके ऊपर मेरी वो प्रोडक्ट जितने की भी बनती है, लेकिन मैं उसे मार्केट में सेल करता हूँ 1000 रुपीज़ की, तो मैं कहूँगा कि मेरी इनकम है 1000। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो एक्सपेंडिचर है। इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, जिसमें उसको बनाने का ख़र्चा है, उसका रॉ मटेरियल, उसके ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई है, एंड मैनी मोर डिफरेंट एक्सपेंस आर देयर। हम उसको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते हैं, देखते भी हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने में जो मेरे अखराजात आए हैं वो मेरे एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। मैंने 1000 की अगर कोई चीज़ मार्केट में सेल की है तो ऑब्वियसली उसको बनाने से लेकर उसको सेल करने तक उस पर जो मेरे एक्सपेंडिचर्स आए हैं, जो अखराजात आए हैं, वो मेरी ऑब्वियसली आप उसे अपनी कॉस्ट कह सकते हैं। यानी एक्सपेंडिचर अगर वो चीज़ 1000 की है तो मोस्ट पॉसिबली 900 या 910 या 950 डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस टाइप आपके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। अगर आप कुछ पैसे बचा रहे हैं, दैट्स मीन मैंने 1000 रुपये की चीज़ सेल की, मैं 950 मेरे उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आए थे, तो मैं अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देता हूँ। यानी 1000 माइनस 950, तो जो बाकी चीज़ मेरे पास बचती है वो मेरी सेविंग्स है। यानी जो पैसे मैं बचा लूँगा वो मेरी सेविंग्स कहलाएंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमने पैसे बचा तो लिए, हमने प्लान कर लिया, लेकिन हम उधार पर कारोबार कर रहे होते हैं। जो पैसे मैंने लोगों से लेने हैं, सपोज मैंने अभी बोला कि मैंने पर पीस जो है वो सेल किया 950 का, लेकिन अभी मैंने कुछ पैसे जो हैं वो किसी से लेने हैं, लाइक 500 मुझे नकद पेमेंट हो गई है, 450 अभी मैंने किसी से लेने हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरी बुक में रिसीवेबल के अंदर, यानी जो लोगों से लेने हैं उसका हिसाब हम एंटर करेंगे। इसी तरह दूसरी टर्म जो है वो है पेएबल। ऑब्वियसली मैंने जो लोगों से लेने हैं, सपोज 500 मैंने रिसीव कर लिया, तो पीछे बचा मेरे पास 450 जो कि मैंने अभी जो है वो लेना है। और अब ऐसा भी होता है कि जब हम कॉस्ट करते हैं तो कॉस्ट करते वक्त हम सारे पैसे अदा नहीं करते। मीन्स जिससे मैं रॉ मटेरियल ले रहा था मैंने उनके साथ भी उधार किया हुआ है, जहाँ वेजेस थी वहाँ भी मैंने कुछ लोगों को पूरी पेमेंट नहीं की हुई है, एंड सो ऑन। तो जिनको मैंने रकम अदा करनी है वो मेरे पेएबल हैं। रिसीवेबल जो लोगों से लेने हैं, पेएबल जो अभी लोगों को अदा करने हैं। अगर सारे हिसाब किताब करने के बाद मुझे कुछ बच जाता है तो वो मेरा प्रॉफिट है। कॉमन वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि सेविंग्स ही हमारा प्रॉफिट होती हैं, लेकिन देयर इज़ अ बिट डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड प्रॉफिट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, जितना भी मैंने उससे ज़्यादा जो है उससे अर्न कर लिया, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, अगर तो मैंने जो रिसीव किया वो कम है और जो मैंने पे किया करना है या किया है वो ज़्यादा है, तो दैट्स मीन मुझे लॉस हो रहा है। हम कॉमन टर्म्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारी इनकम जो है वो कम है और हमारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम अपने इस इन्वायरमेंट को कहेंगे कि हम लॉस पर बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं तमाम एक्सपेंसेस निकाल रहा हूँ और तकरीबन थोड़ा सा ऊपर हूँ या थोड़ा सा नीचे हूँ, तो इस सिचुएशन को हम नो प्रॉफिट या नो लॉस कहते हैं। याद रखिएगा, नो प्रॉफिट या नो लॉस हमारे बिजनेस में बहुत थोड़ी देर के लिए रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा देर हमारा बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नो प्रॉफिट नो लॉस आप ऐसे कह सकते हैं जब आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर्स बराबर हों, तो हम कह सकते हैं कि ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पे रोल के हवाले से है। पे जैसा कि नाम से पता चलता है एक ऐसी शीट जिस पर तनख्वाह का
जो निज़ाम है उसकी बुनियादी चीज़ें या बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है पेरोल शीट। एक ऐसी शीट जिस पर सैलरी का या पे का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है उसे पेरोल शीट कहा जाता है। आप किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करते हैं या किसी प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, आपको इन द एंड ऑफ द मंथ या इन द एंड ऑफ द डे या इन द एंड ऑफ द ईयर आपकी पूरी तनख्वाह का एक हिसाब किताब दिया जाता है, जिस पर कुछ चीज़ें आपके तनख्वाह में ऐड की जाती हैं और कुछ चीज़ें आपकी तनख्वाह से मिन्हा कर दी जाती हैं या सब्ट्रैक्ट कर दी जाती हैं। कौन कौन सी हैं, कुछ बुनियादी चीज़ों की यहाँ बात करते हैं। जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है बेसिक सैलरी, यानी उस एम्प्लॉय की बुनियादी सैलरी क्या है। मोस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो जो सैलरी जिस सैलरी की बात कर रही होती हैं वो बेसिक सैलरी है, यानी बुनियादी सैलरी है। यानी जब भी किसी बिज़नेस का आगाज़ किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ को जो पहली कमिटमेंट की जाती है या उनको रिवॉर्ड जो दिया जाता है उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, वो मोस्टली उनकी सैलरी होती है और ये सैलरी बेसिक सैलरी कहलाती है। हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। बेसिकली जो इंसान की सबसे अहम ज़रूरत होती है वो लिविंग एक्सपेंस है, यानी रहने का ख़र्चा। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को या एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उसकी बेसिक सैलरी की एक स्पेशल रेट उनसे फाइनल कर लिया जाता है कि वो उन्हें कंपनी की तरफ से हाउस रेंट के तौर पे दिया जाएगा। मोस्टली जो हमारे पास वर्कआउट चलता है या जो हमारे पास रेशो चलती है वो 45% है कि जितनी भी हमारी बेसिक सैलरी होगी उसका 45% जो है वो हाउस रेंट जो है वो दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये अमाउंट जो है ये लमसम की शक्ल में भी दे दी जाती है, यानी 45% की बजाय वहाँ पर हम उन्हें कह देते हैं कि आपको 8,000 या 10,000 या 12,000 जो है वो घर के किराए के लिए जो है वो दिया जाएगा। बट मोस्टली हाउस रेंट जो है वो 45% के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट कन्वेंस अलाउंस है। कन्वेंस अलाउंस बेसिकली आने जाने का किराया होता है। ये भी एम्प्लॉय को या तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जाती है तो या फिर उन्हें 10% जो है वो कन्वेंस अलाउंस जो है वो दे दिया जाता है, यानी उन्हें आने जाने के लिए कुछ एक्सपेंस जो है पे कर दिए जाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 है तो उसका 10% यानी 1,000 रुपीज़ उसे आने जाने के लिए किराए के तौर पर दे दिए जाएंगे। वो तमाम चीज़ें जो एम्प्लॉय को पे की जाती हैं, मींस मेरी बेसिक सैलरी, मैंने कहीं जॉब ज्वाइन की तो जो मेरी बुनियादी सैलरी होगी वो हो जाएगी मेरी बेसिक सैलरी। सपोज़ कि अगर मेरी जो बुनियादी सैलरी है वो कहलाती है बेसिक सैलरी, उसे हम BS के साथ लिखते हैं। तो BS में हम जमा कर देते हैं वो अलाउंसेस जो मुझे मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहला अलाउंस जो मुझे मिल रहा है वो हाउस रेंट है। हम इसको HR से या हाउस रेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मुझे मिल रहा है तो ये भी मेरी सैलरी में जमा होगा। जबकि आने जाने के लिए जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो मेरा कन्वेंस अलाउंस है, वो भी मैं कहता हूँ मेरी सैलरी में जमा हो जाएगा। तो मैं इन तीनों चीज़ों को जमा करूँगा तो जो सैलरी मेरे पास आएगी वो मेरी ग्रॉस सैलरी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ग्रॉस सैलरी बराबर होती है बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस के। अगर आपकी कंपनी और कोई अलाउंस देती है तो वो अलाउंस भी आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड होते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी कंपनी आपको कोई बोनस देती है तो वो भी मेरी ग्रॉस सैलरी में ऐड होते हैं। मोस्टली ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है
जो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपकी बुनियादी सैलरी के अंदर कुछ अलाउंसेस जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कहीं भी परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएं तो हर ऑर्गेनाइजेशन आपके ही कुछ पैसों को काट लेती है। पैसों की कटिंग करने के बाद वो उसे आपके ही एक अकाउंट में जमा करती जाती है, ताकि जब आपका बिजनेस ख़त्म हो, अगर आप प्रॉपरली सेविंग नहीं कर पाए तो आप इन द एंड ऑफ द बिजनेस आपको जो है वो प्रॉपर एक बड़ी रकम जो है वो प्रोवाइड की जाए। वो रकम आपका ही प्रोविडेंट फंड कहलाती है। यानी जब आपकी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे हम काटते जाते हैं और इन द एंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रोविडेंट फंड एक बड़ी रकम की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मोस्टली ये 7% कटिंग में आता है, बेसिक सैलरी पर ये काटा जाता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसको मुख्तलिफ वे से काटती हैं, बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इसे बेसिक सैलरी पर काटा जाता है, यानी हम इसे बुनियादी सैलरी पर काटते हैं। 7% की अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करती है। ये भी वो कटिंग है जो एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस जो है सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज़ को जो है वो बिजनेस के स्टार्ट में बता दी जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशन में ये वेरी कर सकता है, बट ये पैसे आप अपनी जॉब पीरियड के दरमियान भी निकलवा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड मोस्टली समटाइम पैसों की शक्ल में आपका काट लिया जाता है, समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड या सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ये रिवॉर्ड या सर्विसेज जो आपको बाद में प्रोवाइड की जाती हैं, मसलन कोई आपकी कंपनी आपको घर लेके दे देती है, या कोई बड़ा लोन लेकर दे देती है, या आपको गाड़ी लेके दे देती है, तो ये तमाम कटिंग जो होगी वो आपके प्रोविडेंट फंड से ही काटी जाती है। याद रखिएगा, अगर तो प्रोविडेंट फंड से कटेंगी तो हम उससे प्रोविडेंट फंड कहेंगे। समटाइम ऐसा होता है एक्स्ट्रा कटिंग भी कर ली जाती है कि प्रोविडेंट फंड भी काटा जाता है, और अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन की अमाउंट भी आपकी सैलरी से आहिस्ता आहिस्ता काट ली जाती है। बट मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में लोन आप प्रोविडेंट फंड पर ही ले सकते हैं, लोन आप वैसे नहीं ले सकते। प्रोविडेंट फंड के बाद हम बात करते हैं कुछ टैक्सेस की। हमारे पास टैक्स दो तरह के होते हैं, अभी इसकी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स आपकी तनख्वाह से काट लिए जाते हैं। मसलन जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इनकम टैक्स हर एम्प्लॉय को देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो मोस्टली एम्प्लॉयज़ हो, तकरीबन हर पर्सन इनकम टैक्स देता है, लेकिन इनकम टैक्स अगर आपकी कंपनी पे करती है आपकी तरफ से तो वो डायरेक्टली आपकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। इनकम टैक्स मोस्ट प्रॉब्ली 5% के हिसाब से जो है वो सैलरी में से मनहा कर लिया जाता है, या 5% के हिसाब से इसे तनख्वाह से काट लिया जाता है। यानी अगर किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह 100 रुपीज़ है तो उसकी तनख्वाह से 5 रुपये जो है वो डायरेक्ट टैक्स में काट लिए जाएंगे। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मोस्टली ये वो टैक्स हैं जो हम खुद पे करते हैं। क्या आप ऐसे कह लें कि बेसिकली मैंने एक प्रोडक्ट बनाई, मैंने उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, मुझ पर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स लगा दिया। क्या आप सेल करने जा रहे हैं तो आप टैक्स दें। मैं ये करूँगा कि एज अ कंपनी ओनर मैं वो टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दूँगा, लेकिन वो प्राइस वो जो टैक्स की अमाउंट है वो प्राइस में मैं ऐड कर दूँगा। उससे ये होगा कि वो टैक्स पहली दफ़ा तो मैंने पे कर दिया है, लेकिन ये कि मैंने वो अपने कंज्यूमर से जो उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा या ख़रीदेगा उससे मैं क्या करूँगा, रिसीव कर लूँगा या उससे ले लूँगा। क्योंकि ये टैक्स बेसिकली पे तो कम प्रोडक्ट बनाने वाला कर रहा है, लेकिन ले वो कंज्यूमर से रहा है या प्रोडक्ट यूज़ करने वाले से रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्स दो तरह के होते हैं, जो डायरेक्टली पे कर दिए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, और जो इनडायरेक्ट वे से पे किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। जैसा कि मैं डायरेक्ट टैक्स की अगर यहाँ बात करूँ तो इनकम टैक्स जो मेरी तनख्वाह से डायरेक्ट कटिंग होती है वो 5% इनकम टैक्स जो है मेरी तनख्वाह से कटता है, तो मैं इनकम टैक्स ये कहूँगा कि एक डायरेक्ट टैक्स है, ये भी मेरी ग्रॉस सैलरी से मिन्हा हो जाएगा। जबकि सेल टैक्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सेल के ऊपर पे करते हैं, पे ये कंज्यूमर कर रहा होता है, लेकिन ये है कि क्योंकि ये पे कंज्यूमर कर रहा होता है इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जबकि प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है ये घर का जो भी मालिक होगा वो पे करता है, डायरेक्ट उसी को ही पे करना होता है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है। वो तमाम चीज़ें यहाँ अगर मैं देखूँ और डिस्कस करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम हमने बात की इनकम टैक्स, जिसको हमने बात की कि ये 5% है ये, और प्रोविडेंट फंड जिसकी अभी हमने बात की है कि आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो 7% है। ये दोनों मेरी सैलरी से कटते हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डिडक्शन बराबर होंगी, अगर प्रोविडेंट फंड को हम पीएफ लिखते हैं तो पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड प्लस इनकम टैक्स। ऐसे डायरेक्ट टैक्स नहीं कह रहा, हम इनकम टैक्स कह रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली एम्प्लॉय की सैलरी से जो कटता है वो इनकम टैक्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कटौतियाँ जितनी भी आपकी होंगी वो सबको जमा करेंगे तो आपकी डिडक्शंस निकल आएंगी जो इन द एंड आपके पास आ जाएंगी। अब मेरे पास दो मेन टर्म्स आ गई, एक मेरी ग्रॉस सैलरी जो कि मैंने अभी फार्मूले से निकाली है, और दूसरी मेरी डिडक्शंस जो अभी मुझे ग्रॉस सैलरी में से माइनस करनी है। मैं ये कहता हूँ कि ग्रॉस सैलरी में से हमारे पास जो ग्रॉस सैलरी आई थी, मैंने उसको जीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जीएस माइनस डिडक्शन, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में मेरे फंड्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। अगर आप दूसरी तरह बात करते हैं तो बेसिक सैलरी प्लस कन्वीनियंस अलाउंस प्लस हाउस रेंट, तो माइनस इनकम टैक्स माइनस प्रोविडेंट फंड, तो ये आपकी नेट सैलरी निकलती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी, क्योंकि ये उनकी प्योरीफाइड एडिशंस के साथ अवेलेबल है, डिडक्शंस ये कटौतियाँ इकट्ठी होकर नज़र आ रही हैं, तो जितनी भी मेरी नेट सैलरी होगी वो बराबर होगी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद। नेट सैलरी को टेक होम सैलरी भी कहा जाता है, और ये वो सैलरी है जो एंड ऑफ द डे या जब आपकी जॉब ख़त्म होती है या मंथ ख़त्म होता है, जो भी आपके साथ आपका पे पीरियड डिसाइड किया गया है उसके ऊपर जो है वो आपको दी जाती है। इसे हम नेट सैलरी या टेक होम सैलरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं जनरल कुछ टर्म बात करूं तो मैं बात करना चाहता हूं होलसेल बिजनेस की। अगर आप होलसेल पे काम करना चाहते हैं या होलसेल पे बिजनेस करना चाहते हैं, देन आपके पास आपकी वर्किंग क्या होगी। होलसेल के बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके ऊपर मेरे कुछ अखराजात आते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो तमाम जो मेरे स्टार्ट पर अखराजात आते हैं वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के बाद ऑब्वियसली जब भी कोई बिजनेसमैन किसी चीज़ को बनाता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगाती है कि उसको सेल करने जा रहा है, तो कोई ना कोई उस पर टैक्स लगाया जाता है। वो टैक्स बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स की सूरत में लगाया जाता है। पाकिस्तान में जो सेल टैक्स लगाया जाता है वो 21% के हिसाब से लगाया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट ये टैक्स की जो परसेंटेज है ये बढ़ती और कम होती रहती है। प्लस पाकिस्तान में एक टैक्स नहीं है, बहुत से टैक्स हैं जो इसी मत में जो है वो लिए जाते हैं और वसूल किए जाते हैं। लेकिन ये कि हमने ये कंसिडर कर लिया कि हम सिर्फ हमारे बिजनेस पे एक ही टैक्स लगाए और उसकी परसेंटेज जो है वो 21% है। याद रखिएगा, ये भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉफिट मार्जिन। मैंने एक प्रोडक्ट बनाई, मैंने प्रोडक्ट बनाकर
अपने पास उसको रख लिया। जब मैंने प्रोडक्ट बनाकर अपने पास उसको रख लिया तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मसलन मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की है 100 रुपीज़ और गवर्नमेंट ने मेरे पे टैक्स लगाया 21% विच इज़ इक्वलेंट टू 21 रुपीज़, तो मेरे 121 रुपये लग चुके हैं। अब मैंने अगर 121 रुपये लगाए हैं तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं भी कुछ प्रॉफिट लूँ। तो जो मैं अपने इस बिज़नेस पर प्रॉफिट लेना चाहता हूँ वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो मैंने कह दिया जी कि मैंने कितना लिया प्रॉफिट, मैंने कहा जी मैंने ले लिया सपोज 12 रुपीज़ मैं ऊपर प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो मेरे पास 121 रुपये में मेरा प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो जमा हो जाएगी और ये 121 से 133 रुपये जो है वो बन जाएगी, क्योंकि 12 रुपीज़ मैंने इस पर प्रॉफिट ले लिया। अब मैं सोच के अगर ये बैठ जाऊँ और बैठा रहूँ तो मेरी चीज़ बिकेगी नहीं। अगर मैं अपनी चीज़ को सेल करना चाहता हूँ तो मुझे इसको लोगों तक, दुकानों तक पहुँचाना है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अभी तक चीज़ 133 रुपये कॉस्ट के हिसाब से जो है वो बन गई है, लेकिन अभी तक वो मेरी दुकान पे पड़ी हुई है, मेरे बिजनेस में, मेरी फैक्ट्री में पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी इस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लोगों तक पहुँचाऊँ, परचून वालों तक पहुँचाऊँ, रिटेलर्स तक पहुँचाऊँ। अब वो परचून वालों तक या रिटेलर्स तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरे लिए इस मैन्युफैक्चरिंग को ट्रांसफ़र करने का जो है वो काम करेंगे। तो मैंने कुछ लोगों को हायर किया। आप उन्हें सैलरी पर भी हायर करते हैं और आप उन्हें कमीशन पर भी हायर करते हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम उन्हें अपने हिसाब से हायर करते हैं। बट हमने एक अमाउंट रख ली कि मैंने अपने पास अगर किसी को हायर करना है और वो मेरे लिए अगर 100 रुपये की चीज़ जो है वो बेच कर आता है तो मैं उसको 15 रुपये जो है वो प्रॉफिट दूंगा। यानी अगर वो किसी दुकानदार के पास जाता है और 100 रुपये की सेल करके आता है तो मैं उसे 15 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट मार्जिन दूंगा। याद रखिएगा ये पैसे भी मेरी उसी अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। यानी वो जो चीज़ मैं अभी 133 रुपये की आपको बता रहा था, अब दरअसल उसकी जो वैल्यू है वो 148 रुपीज़ जो है वो हो गई है। और अब जब वो दुकानदार के पास जाएगी तो वो दुकानदार को 148 रुपीज़ में सेल की जाएगी। अब बात आती है रिटेल प्राइस की। अब उसकी रिटेल प्राइस कितनी हुई? मसलन मैंने अपनी प्रोडक्ट को हाशिम के थ्रू एक रिटेलर के पास भिजवाया। अब 148 रुपीज़ जो बेसिकली प्राइस बनती है वो क्या कहलाएगी? वो रिटेल प्राइस कहलाएगी। मोस्टली यहाँ पर थोड़े से टर्म्स का डिफरेंस आता है कि कुछ लोग इसको रिटेल प्राइस नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बेसिकली रिटेलर ने जिस प्राइस खरीदी है, रिटेलर की परचेजिंग प्राइस है, लेकिन ये कि हम इसको अपने टर्म्स में रिटेल प्राइस कंसिडर करते हैं। और ये मेरे पास कैसे निकलती है? मैं कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो मैंने अभी बात की थी कि जो मेरी टोटल लागत आई थी, प्लस इस पे गवर्नमेंट ने मेरे पे टैक्स लगाया था कि मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर जो है वो कोई भी टैक्स की शक्ल में ये दिया जाएगा, देना पड़ेगी पे अमाउंट कुछ, और उसमें मैं जमा करूँगा जो कि मेरा अपना प्रॉफिट था, और उसमें मैं जमा करूँगा जो कि हाशिम को मैंने पे करनी है अमाउंट, तो वो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा जो कि मैंने इनको शेयर दिया है अपने बिजनेस में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को सेल करके आएँ। तो आप कह सकते हैं कि रिटेल प्राइस बराबर होती है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के, प्लस इसमें हम सेल टैक्स भी ऐड करेंगे, प्लस बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो भी इसमें ऐड होगा, प्लस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट मार्जिन के तौर पर इसी में ऐड किया जाएगा। अब चीज़ परचून वाले के पास पहुंच गई है, परचून वाला भी इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट वांट करता है। ऑब्वियसली यही वो पर्सन है जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेगा। जब चीज़ दुकानदार के पास पहुंची तो उसने कहा कि मैं इसके ऊपर जनाब प्रॉफिट लूँगा कितना? 25%। अब याद रखिएगा जो प्रॉफिट अमाउंट है ना, जो बेसिकली रिटेलर ने लेनी है, ये सबसे ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न ये है कि
मैं जब किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो मेरे लिए, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है तो मार्केट बहुत बड़ी है। मेरे कस्टमर जो हैं वो सपोज 1000 है। अब उन 1000 को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए मैंने 10 डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो हायर किए, जिसमें से अभी एक का नाम मैंने हाशिम के सेंस से बोला। तो आप इसी तरह 10 डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो हायर करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनकी मार्केट मेरी मार्केट के मुकाबले में 10% कम हो गई है। यानी अगर ये 10 लोग हैं तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्वियसली 10 जो एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो 10 जो सब मेरे कंज्यूमर्स हैं उनको अप्रोच करता है, तो इसकी मार्केट ऑब्वियसली 100 रह गई। यानी मेरे पास पहले यूज़र्स की तादाद जो है 1000 थी, तो अगर ईच डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने यूज़र डिवाइड किए तो मेरे ईच डिस्ट्रीब्यूटर के हिस्से में आए 10 डिस्ट्रीब्यूशंस। अब यही अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 2 लोगों को डील कर रहा है, यानी 2 रिटेलर को डील कर रहा है, तो एक रिटेलर के हिस्से में कितने यूज़र्स आए? 5। यानी आपका जो रिटेलर है उसके पास 5 यूज़र्स सिर्फ आते हैं। तो यही वजह है कि रिटेलर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना पड़ता है, और यही वजह है कि प्रॉफिट अमाउंट जो दी जाती है रिटेलर को वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में दी जाती है। याद रखिएगा, ये भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं, यानी उसे 100 का ये हम कैलकुलेट करते हैं रिटेल प्राइस पर, क्योंकि जब वो परचून वाले को मैंने चीज़ सेल की 148 रुपये की या 150 रुपये की, तो रिटेल वाला ये कहेगा कि मैंने 150 रुपये जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं या 148 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो मुझे कितना प्रॉफिट है। तो हम उस रिटेलर की सिचुएशन को देखते हुए उस 148 रुपये पर उसको 25% जो है वो प्रॉफिट देंगे। याद रखिएगा ये 25 रुपीज़ से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तकरीबन 150% पे दिया जाएगा। तो इसकी जो मिकदार है मोस्ट प्रॉब्ली वो राउंड अबाउट आई थिंक सो ये ज़्यादा होगी, 30 से भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपके पास जो आपकी अमाउंट आएगी वो ज़्यादा होकर आ जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो 148 का अगर वो लेता है तो 148, 150, 25 सिंपल, 35, 40, इस राउंड अबाउट 172 के करीब या 173 के करीब जो है वो रेशो निकलेगी। आप चेक करेंगे इंशाल्लाह। एक्सेल यही करता है कि हम सिर्फ एक्सेल में अमाउंट डालेंगे और ये हमें आंसर रिटर्न कर दिया करेगा। सो वी विल सेट जी कि हमारी प्रॉफिट अमाउंट कितनी आ गई। हमने कह दिया 25% हम रिटेलर को प्रॉफिट देंगे और वो चीज़ को कितने की सेल करेगा। तो अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो मैंने कैलकुलेट किया है कि 25% जो है वो लेगा किसके ऊपर, अपने 150 या 148 के ऊपर जो भी उसने लिया है अपना प्रॉफिट। तो हम तकरीबन कह रहे हैं कि 37 रुपीज़ हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो वो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल करेगा वो 185 रुपीज़ तकरीबन इतनी अमाउंट पर सेल करेगा। तो ये आपकी क्या निकल आएगी, ये आपकी सेल प्राइस जो है वो निकल आएगी, या आप इसे सेल प्राइस के तौर पे देख सकते हैं। सेल प्राइस वही प्राइस है जिस पे कंज्यूमर मार्केट में चीज़ को हासिल करेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रिटेल प्राइस में आरपी रिटेल प्राइस को प्रेजेंट करता है प्लस प्रॉफिट अमाउंट, शॉर्ट AMT में लिख देता हूँ, ये जमा होकर आपका क्या बनाएंगे, आपकी सेल प्राइस बनाएंगे। क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट कुछ बेसिक अकाउंट्स की टर्म है जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आज आपको पता होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी वर्किंग है। तो सबसे पहले आता है कैश। याद रखिए बिजनेस में इस लफ्ज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इस लफ्ज़ के बगैर बिजनेस ही नहीं होता। कैश नकद को कहते हैं, वो चीज़
जो आप नकद यानी पैसों के अगेंस्ट खरीदेंगे वो कैश है। आज से अगर कोई 100-125 साल पहले की बात की जाए तो शायद चीज़ें या बिजनेस कैश पे नहीं होते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। इस इन्वायरमेंट को बार्टर सिस्टम कहते थे। याद रखिएगा जी, बार्टर सिस्टम। मुझसे मेरे पास चावल हैं तो किसी के पास आटा है, तो हम दोनों के अंदर एक जो है वो यूनिट मेजर करके और उनको एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये इन्वायरमेंट आपका क्या कहलाता था? बार्टर सिस्टम। लेकिन फिर एक वक्त आया जब चीज़ों के बदले चीज़ों के लिए को प्रॉपर सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और फिर जब करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया तो हर चीज़ की एक जो है वो प्राइस जो है वो मुतय्यन की गई, और उस प्राइस को जब करेंसी के बदले ख़रीदा जाता है तो उसे हम कैश कहते हैं। याद रखिए, कैश वो रकम है जिससे हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस को रन करते हैं या बिज़नेस को कंपाइल करते हैं, तो ये कैश आपका नकद की सूरत में आ जाता है। जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हैं, किसी को कोई चीज़ आप सेल करेंगे तो उसके बदले में आप उसे बिल देंगे। वो बिल या इनवॉइस आपका कैश मेमो कहलाती है, यानी कैश के अगेंस्ट जो आपने किसी को रिसीव दी है वो आपकी कैश मेमो कहलाएगी। ऑब्वियसली एक बड़ा बिजनेसमैन है, अभी इन द स्टार्टिंग मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया था कि अगर मेरा होलसेल वाला भी उसी प्राइस पे चीज़ सेल कर रहा है जिस पे रिटेलर सेल कर रहा है, तो लोग होलसेल वाले को प्रेफर करते हैं। तो होलसेल वाला ये करता है कि अगर कोई रिटेलर उससे कोई चीज़ कैश पर ले रहा है तो वो उस चीज़ के बदले में क्या करेगा, उस चीज़ के ऊपर उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे छोड़ देगा। जो पैसे छोड़े जाते हैं उन्हें डिस्काउंट कहा जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बिजनेस में जो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो टर्म यूज़ होती है जो कैश पर डिस्काउंट हम ऑफ करते हैं वो 7% है। याद रखिएगा, एक और चीज़ मैं आपको टर्म ज़हन में आई है तो उसके बारे में बता देता हूँ कि बिजनेस में जो फ़ायदे होते हैं उन्हें ब्लैक पेन से लिखा जाता है, यानी ब्लैक कलर से लिखा जाता है, और बिजनेस में जो लॉसेस होते हैं उन्हें रेड इंक से लिखा जाता है या रेड पेन से लिखा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि बिजनेस में जो फ़ायदे होते हैं या जो प्रॉफिट होता है उसे ब्लैक पेन से, अगर आपने अपने किसी अंकल या फादर वगैरह को कभी अपने बिजनेस का जो है वो पूरा जायज़ा लेते हुए देखा हो तो देखा होगा 2-3 पेंसिलें पकड़ी होंगी। तो याद रखिएगा, ब्लैक एंट्रीज जो होती हैं वो बिज़नेस में फ़ायदे को शो करती हैं, जबकि रेड एंट्रीज जो होती हैं वो बिज़नेस में लॉस को शो करती हैं। कैश डिस्काउंट क्या था? किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने पर जो मुझे नकद पेमेंट करने पर थोड़े से पैसों में रिलीफ मिलता है या पैसे मेरे छोड़ दिए जाते हैं वो मेरा कैश डिस्काउंट कहलाते हैं। जब हम किसी बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हों और वो बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहा हो और हम सिर्फ उसी को ही फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम उसकी रिटेलर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसका भी फ़र्ज़ है कि हमारे इसी लेन देन को देखते हुए, हमारी उसके साथ रेपुटेशन को देखते हुए, हमारी उसके साथ गुडविल को देखते हुए वो हमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट दे। यानी किसी के साथ अगर आप लेन देन करते हैं, तिजारत करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो आपको अमाउंट छोड़ता है वो अमाउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 15% तक वेरी करता है। डिपेंड करता है ये भी बिज़नेस के ऊपर, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, आपके इर्द गिर्द क्या हालात चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर। बट ट्रेड डिस्काउंट जो है वो मोस्टली 15% जो है वो दिया जाता है। यानी अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है तो 100 रुपये पे जब उसको अपने किसी खास रिटेलर को सेल की जाती है तो अगर 15% डिस्काउंट हो तो वो 85 रुपीज़ की जो है वो सेल की जाएगी। और अगर वही 85 रुपीज़ आपका जो जैसे मोस्टली, अच्छा ये भी टर्म चलती है कि कैश से मुराद ये होती है कि विद इन अ मंथ पेमेंट करना या विद इन अ वीक पेमेंट करना, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये कि अगर कोई डायरेक्ट कैश पेमेंट कर देता है तो 7% मज़ीद हम उसके ऊपर जो है वो उसको ऑफ कर देंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ पर मज़ीद 7 रुपये जो हैं वो एज अ कैश डिस्काउंट जो है छोड़ दिए जाते हैं।
सम टाइम ये 100 के ऊपर छोड़े जाते हैं, सम टाइम ये रिमेनिंग 80% जो है उनके हिसाब से 7% करके छोड़े जाते हैं। डिपेंड करती है हर बिज़नेस के अंदर। जो जब भी आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग पर आपको कुछ अजम्पशंस जो हैं वो बताई जाती हैं। तो ये भी उन्हीं अजम्पशंस में से एक है कि आपका बिजनेसमैन जो आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है, एंड नंबर सेकंड अगर आप उसे कैश पे पेमेंट करते हैं तो वो आपको कैश डिस्काउंट कितना दे रहा है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम अपने बिजनेसमैन का पैसा यूज़ करते हैं। सपोज मेरे पास एक मैंने प्रोडक्ट लेट्स सपोज हार्डवेयर की बात करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर की। मैंने एक हार्ड डिस्क खरीदी 3000 रुपये की। अब मेरे पास मैंने खरीदी नहीं है, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने आके कहा मैंने हार्ड डिस्क परचेज करनी है। मैंने उसको प्राइस उसकी बताई कि जनाब आप ये जो हार्ड डिस्क है ये 3000 की मेरे से खरीद लें। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अपने होलसेलर के पास गया, मैंने उसको जाके कहा कि ये हार्ड डिस्क मुझे दे दें। वो मेरी अपने पेपर्स में एंट्री कर लेगा कि इस पर्सन ने मेरे से परचेजेस जो हैं वो कर लिए हैं। नो डाउट मैंने अभी उसको पैसे अदा नहीं किए। उसने मेरे से क्या किया, उसने कहा आप ये पैसे जो है ना मुझे महीने की 30 तारीख तक जो है ना वो दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे जनाब हार्ड डिस्क ली और लेकर आकर अपने यूज़र को सेल कर दी या अपने कस्टमर को सेल कर दी। मैंने उसे 3000 की सेल की, मुझे ऑब्वियसली 15% डिस्काउंट मिलेगा, तो 3000 के ऊपर आपको 15% के हिसाब से जो पैसे हुए वो तो सीधे सीधे बच गए। अगर मैं डायरेक्ट पे कर देता पैसे तो मैं मज़ीद 7% भी डिस्काउंट ले सकता था। यानी जो मैं ऊपर से लेके आया अपने स्टॉकिस्ट से अपनी चीज़ को लेके आया, उसको आगे सेल किया, यानी उसके साथ मैंने ट्रेडिंग की है, तो मुझे 15% डिस्काउंट मिला। और अगर मैं पूरे पैसे उसी वक्त अदा कर देता तो मुझे 7% मज़ीद डिस्काउंट मिलता। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसको 3000 रुपया अदा कर सकूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 3000 रुपया उसको अदा करने की बजाय मैं करता ये हूँ कि मैं वो 3000 रुपये अपने पास रख लेता हूँ और उन 3000 को अपने बिजनेस साइकिल में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मसलन मैं उसका कोई कीबोर्ड खरीद लेता हूँ या माउस खरीद लेता हूँ या रैम खरीद लेता हूँ। अब वो खरीदने के बाद मैं अपने बिजनेस में मैं उन पैसों को इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब होगा ये कि आपके पास हो सकता है आपके कीबोर्ड माउस या रैम के लिए भी कोई जो है वो कस्टमर आ जाए, तो उसको आप जब वो चीज़ सेल करेंगे तो एक्चुअली आपका वो एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोस्टली दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो इसी गुडविल के ऊपर या इसी रेपुटेशन के ऊपर चलते हैं कि ट्रेडर से डिस्काउंट भी ले लिया जाता है प्लस उसके पैसों को भी ले लिया जाता है, उसे बिजनेस में मज़ीद इन्वेस्ट किया जाता है और फिर पैसे से पैसा बनाया जाता है। याद रखिएगा अगर एक 10 रुपये का नोट 4 हाथों से गुजर के आपके पास आता है तो एक मुल्क की इकोनॉमी में उसकी वैल्यू 10 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो चुकी है, क्योंकि वो सर्कुलेशन ऑफ मनी में है। इसलिए मोस्टली कहा जाता है कि पैसे को फ्लो में रखना चाहिए, पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर अमीर ज़्यादा अमीर हो जाए, गरीब ज़्यादा गरीब हो जाए, वहाँ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो रुक जाती है, जिससे बिजनेस या आपके जो बिजनेस साइकिल है या जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उनको बहुत हद तक नुकसान पहुंचता है। तो हमने लेकिन फाइन वापस आते हैं अपने टर्म्स की तरफ। हमने बात की ट्रेड डिस्काउंट, तो जो ट्रेडिंग करने पर मुझे डिस्काउंट मिलता है वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। याद रखिए ये कंपनी है वो लोगों की मलकियत है, तो अगर वो किसी प्राइवेट की मलकियत है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगी। यानी एक कंपनी का सपोज मैं मालिक हूँ तो ये मेरी कंपनी है, तो मैं सपोज इसके और भी मालिक हैं, मैं कहता हूँ इसके मालिक में हमारे पास महविश हैं, क्योंकि मिस लेट आई है इसलिए हम इसमें किसी को मालिक नहीं बना रहे, नाजिया भी चले मालिक बना देते हैं। सो हम 3 इसके मालिक हैं, तो क्योंकि हम तीनों आम लोग यानी प्राइवेट पर्सनस हैं तो हम तीनों क्या कहलाएंगे, हमारी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर होता है एक बंदे का मालिक होना। जब कोई एक पर्सन किसी कंपनी का मालिक होता है तो ऐसा पर्सन जो है वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। याद रखिए अगर मैं नाजिया को और महविश दोनों के शेयर्स जो हैं वो इनसे ख़रीद लेता हूँ और मैं 100% कंपनी का मालिक खुद बन जाता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। नेक्स्ट आपके पास आता है डेबिट। डेबिट क्या होता है? 2 टर्म्स अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा डील की जाती हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। क्रेडिट
जो मैंने लेने हैं, डेबिट जो मैंने अदा करने हैं। बिजनेस वाइज इनकी एंट्रीज डाली जाती हैं। इंशाल्लाह आगे एक्सेल में जाके इसकी वर्किंग देखेंगे। नेक्स्ट एसेट्स। किसी भी बिजनेस को जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो जो जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मेरे एसेट्स कहलाते हैं। मसलन मेरे पास घर है तो मैंने इसे अपने बिजनेस में अगर लगा दिया तो वो घर अब मेरा बिजनेस टर्म के मुताबिक मेरा एसेट कहलाएगा। इसी तरह कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, इन्हें लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। मैंने इनकी बड़ी सिंपल से टर्म जो है डेफिनेशन जो है वो बताई है या मीनिंग बताए हैं। होप करते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड कर जाएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ आपके बेसिक सिनेरियो की और उसके हवाले से मैं कुछ बुनियादी बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास जो वर्किंग आती है उसमें आप सब लोगों ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए होंगे, इंटर के एग्ज़ाम दिए होंगे, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो इन सब के अगेंस्ट आपके पास क्या होता है, आपको या इन सब के अगेंस्ट आपका एक रिज़ल्ट कार्ड मिलता है। तो वो आपका एग्ज़ाम रिपोर्ट या रिज़ल्ट कार्ड कहलाता है। तो उसमें जो नंबर आपने हासिल किए हैं, यानी अगर आपके 10 सब्जेक्ट थे, आपने 10 सब्जेक्ट में से कुछ नंबर हासिल किए हैं, तो वो जो नंबर आपने हासिल किए हैं वो आपके ऑब्टेन मार्क्स कहलाते हैं। कितने में से हासिल किए हैं, ये आपके टोटल मार्क्स कहलाते हैं। मीन्स अगर 10 सब्जेक्ट थे, हर सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का था, तो 1000 में से आपने हासिल किए। सपोज किसी में 80 लिए, किसी में 85 लिए, किसी में 90 लिए, किसी में 95 लिए, तो सबको जमा करने पर जो मार्क्स आएंगे, सबको जमा करने पर जो मार्क्स आएंगे वो आपके ऑब्टेन मार्क्स कहलाएंगे। ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर आपका रिजल्ट और ग्रेड दोनों चीज़ें मुनहसर होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट के अंदर या हर अदारे के अंदर एक ख़ास मार्क्स की तादाद जो है, जिसे परसेंटेज में मोस्टली देखा जाता है, उसको उसकी बुनियाद पर रिज़ल्ट निकलता है। मसलन अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर्स में, तो कंप्यूटर में जिसके 60 से 70% मार्क्स होते हैं वो पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि 60% से ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे उसका रिज़ल्ट पास होगा, अदरवाइज़ हम उसको फेल में कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर मैं डिफरेंट रिज़ल्ट कार्ड को देखूं तो 40% प्लस वाला या 33 प्लस वाला जो है वो पास होता है। बट वी विल से कि अगर किसी का जो है वो 90% से अबव मार्क्स हैं तो हम उसको A+ ग्रेड देते हैं। अगर किसी के जो है मार्क्स 80 से ग्रेटर है तो हम उसको A कहते हैं। अगर किसी के 70 से ग्रेटर है तो हम उसको B कहते हैं, एंड देन सो ऑन। इस ग्रेडिंग रूल को फॉलो किया जाता है। मोस्टली जब हम अपना CV बनाते हैं उसके ऊपर भी अगर आपके ग्रेड ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उसे ग्रेडिंग में शो करते हैं। बड़ी क्लासेस के अंदर जब आप में से कोई मास्टर्स, MPhil या PhD पे जाएगा तो वहाँ पर बेसिकली CGPA का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यानी किसी भी चीज़ के क्रेडिट आवर्स देखे जाते हैं और उसमें से आपके कितने कितने नंबर हैं उसको देखकर आपको 3 पॉइंट समथिंग या 4 मैक्सिमम होता है, या 2.5 पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पासिंग CGPA कंसिडर किया जाता है। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो अगर किसी के मार्क्स कम हों, तो जैसा कि मैंने आपको CV बनाते वक्त बताया था कि अगर आपके मार्क्स कम हैं देन आई प्रेफर कि आप उसको ग्रेड की बजाय डिवीजन में शो करते हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन। तो ये सारे ग्रेडिंग की कैटेगरी में आएंगे अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। रिजल्ट के बाद नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास आ रहा है वो रेशो है। मोस्टली रेशो जो है ये फ्रैक्शन को कहा जाता है। यानी मैं कहता हूँ कि मुझे 2 चीज़ों की रेशो लेनी है। अगर एक प्रोडक्ट A है और एक प्रोडक्ट B है तो इनकी रेशो होगी A/B। यानी A को आप B पर तकसीम कर दें तो ये इनकी रेशो निकल आती है। जबकि जब मैं रेशो को का रिज़ल्ट आउट ऑफ 100 लेता हूँ तो किसी भी रेशो को जब आउट ऑफ 100 लिया जाएगा तो वो रेशो जो है आपकी क्या कहलाएगी, वो रेशो आपकी परसेंटेज बन जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैंने रिज़ल्ट या परसेंटेज निकालनी है किसी स्टूडेंट की, जैसे आपने कोई नंबर लिए, इतने मार्क्स थे, सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो 850 हैं आउट ऑफ
1000, तो आप कहेंगे कि 850 को डिवाइड कर दें 1000 पर, और जो आंसर आपके पास आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिएगा मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे चीज़ को बैलेंस करने के लिए 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने 850 को डिवाइड किया था 1000 पर, तो ये रेशियो निकल आएगी। मैंने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया और इतने हिस्से को मैं क्या कर लेता हूँ, इतने हिस्से को मैं अलग से शो कर देता हूँ, जबकि बाकी हिस्से को अलग से शो करता हूँ। इधर ऊपर एक टर्म लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास कहीं 1/100 लिखा हुआ है तो इसकी बजाय हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो अगर आप अपने पास कैलकुलेट करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 85% आपके, यानी ये रिज़ल्ट हो जाएगा 85/1000 यहाँ कट गया और ये ज़ीरो जो है वो यहाँ कट गया, तो 85/100, तो 1/100 इज़ इक्वल टू परसेंट के। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि अगर मैंने आउट ऑफ परसेंट रिज़ल्ट देना है तो इसकी परसेंटेज बनेगी 85%। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट, ये थी परसेंटेज। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स ये हैं, मसलन अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको बूस्ट करने के लिए अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए जाते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में अगर आप अपने रिजल्ट कार्ड देखें तो आपके पास एक्सेप्शनल, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, नाइस, गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री जो है वो रिजल्ट जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट्स है, किसी भी हवाले से अगर आप उसकी डिटेल वर्किंग करते हैं तो उसके ऊपर जो आपको डिटेल लिस्टिंग मिलती हैं वो आपके कमेंट्स आते हैं। जब आप छोटे होते थे तो आपको आपका रिजल्ट कार्ड या आपकी रिपोर्ट मिलती थी तो उसके ऊपर आपकी जो वर्किंग होती थी वो आपकी रिपोर्ट्स कहलाती वो आपके कमेंट्स कहलाते थे। इंस्टॉलमेंट बिजनेस क्या होता है? सपोज हमने कहा कि एक पर्सन है वो किस्तों का कारोबार करता है, किस्तों पे चीज़ें देने का कारोबार करता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके इर्द गिर्द बिजनेसमैन, अक्सर उनकी कोशिश होती है कि आप कोई ना कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ले लें। इंस्टॉलमेंट पे जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ एडिशनल पैसे पे करने पड़ेंगे। वो जो एडिशनल पैसे हैं वो इंटरेस्ट कहलाता है। हमने कहा इंस्टॉलमेंट बिजनेस में जो सबसे पहली चीज़ है वो है इंस्टॉलमेंट प्राइस। सबसे पहले होती है जी आपकी कैश प्राइस। आपकी नकद पर चीज़ अगर आपको लेते हैं तो कितने की है। मैंने कहा सपोज मैंने नकद पर एक चीज़ ली तो वो मुझे कितने की मिली, वो चीज़ मुझे मिली 100 रुपये की। ओके, जब हम मैथमेटिकल फिगर से बात करें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो। मैंने कहा एक चीज़ है वो है 100 रुपये की, यानी ये उसकी कैश प्राइस है। अगर तो मेरे पास पैसे हैं तो मैं इसको 100 रुपये का फ़ौरन ख़रीद लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उस दुकानदार को कहूँगा कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट करवाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, हम आपको इसकी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, लेकिन जब भी हम किसी को इंस्टॉलमेंट करते हैं तो हम उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज की जाती है, उर्दू में लफ्ज़ बोलें तो सूद का लफ्ज़ यूज़ होगा, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं तो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम लफ्ज़ लगता है, तो हम इंटरेस्ट इसको कहते हैं। इंटरेस्ट बेसिकली है सूद ही है, यानी आपके पास पैसे नहीं है और आप एक चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसका कुछ हिस्सा वो कहता है पहले दे दें, लेकिन ये कि इस अमाउंट के ऊपर आपको कुछ रकम जो है मुझे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कि मोस्टली ये 12% जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो 12 रुपये 100 रुपये पर मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वो रकम क्या कहलाएगी? वो रकम इंटरेस्ट कहलाएगी। और ये 12 रुपीज़ 12% से लेकर 100% तक जो है वो हमारे पास वेरी करते हैं। यानी समटाइम ऐसा भी होता है कि जितनी चीज़ की कीमत है उतना ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, डिपेंड कि उसकी ज़रूरत कितनी है या क्या इन्वायरमेंट उस वक्त चल रहा है। हमने कहा कैश कितने की थी? 100 रुपये की, 12% इंटरेस्ट लगा तो चीज़ की इंस्टॉलमेंट प्राइस हो जाएगी कैश प्राइस प्लस आप कहेंगे इंटरेस्ट, यानी कैश प्राइस में इंटरेस्ट को जमा कर दें तो जो अमाउंट आपके पास आती है वो तकरीबन बनती है 112 रुपये। तो ये 112 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? इंस्टॉलमेंट प्राइस।
नेक्स्ट, हर चीज़ की डेप्रिसिएशन होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वाले आपको चीज़ की डेप्रिसिएशन भी काटते हैं, यानी वो कहते हैं कि इतनी देर के बाद होगी तो डेप्रिसिएशन के लिए इतने चार्जेस हैं, बट याद रखिएगा डेप्रिसिएशन गिसावट को कहते हैं। मोस्टली जब हम अपने बिजनेस पे कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसके साथ साथ जब जैसे जैसे उस चीज़ को यूज़ करते जाते हैं, साथ साथ कुछ पैसे अपने पास उसकी डेप्रिसिएशन फंड के अंदर भी इकट्ठे करते जाते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर जब उसका उस प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारे डेप्रिसिएशन ना उसमें सपोज 1 लाख, अगर वो 10 लाख की है तो तकरीबन 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो अगर मैंने उसकी एज ए डेप्रिसिएशन जो है वो जमा की हुई है, तो वही चीज़ मैं सेकेंड हैंड सेल करके जो है वो एक नई चीज़ जो है वो ले सकता हूँ। तो डेप्रिसिएशन गिसावट होती है। इंस्टॉलमेंट वाले कई दफ़ा डेप्रिसिएशन अनाउंसेस भी डाल देते हैं और ये भी कंज्यूमर को जो है वो पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने कहा जी, नेक्स्ट ऑप्शन यानी डेप्रिसिएशन को वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, ये गिसावट के मीनिंग्स में जो है वो आता है। नेक्स्ट एडवांस है। अब 112 रुपये थे, अगर तो आपके पास पैसे ज़्यादा हों तो आप पर इंटरेस्ट भी कम लगाया जाता है। मोस्टली अगर 12 रुपये इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो एडवांस 40 रुपये तक जो है वो वसूल किया जाएगा। याद रखिएगा, एडवांस कैश प्राइस पर वसूल किया जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, एडवांस कैश प्राइस पर वसूल किया जाता है, यानी कैश प्राइस का 40% तो 100 रुपये का 40%, 40 रुपये मैं कहता हूँ कि एडवांस जो है वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी नेट पेएबल अमाउंट है। टोटल कितने पैसे देने थे? मैंने कहा जी पे करने थे कितने, वैसे तो 100 रुपये देना था, लेकिन क्योंकि जब मैं किस्तें कराता हूँ तो मुझे पे करने थे 112 रुपये, यानी जो मेरी इंस्टॉलमेंट प्राइस थी उसमें से मैंने कितने अदा कर दिए? मैंने 40 रुपये अदा कर दिए, तो पीछे बचे 72 रुपीज़ यानी 72 रुपीज़। ये क्या है? ये मेरी आएगी नेट पेएबल अमाउंट, यानी जो मैंने अभी पे करनी है, अभी रहती है, जो मेरे जिम्मे है। अभी हमने बात की थी रिसीवेबल, जो रिसीव करने होते हैं, पेएबल जो अदा करने हैं। तो अभी क्योंकि मैंने ये 72 रुपीज़ देने हैं, सो दैट्स वाई ये मेरी कहलाएगी नेट पेएबल अमाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन आती है, वो कहलाती है कि इसको क्या कहेंगे, अब कितनी दफ़ा में देने। मैं दुकानदार से कहा यार मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो वो कहता है चलो तुम ऐसे करो कि तुम इन पैसों को 3 महीनों में मुझे अदा कर दो, थोड़े थोड़े करके मुझे दे दो। तो वो 3 महीने में मैंने अदा करने हैं, वो मेरी इंस्टॉलमेंट कहलाएगी। तो 3 मेरी क्या है? मैंने कहा ये मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं। और अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये 3 माह हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 72 रुपीज़ की अमाउंट को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पर। तो जो अमाउंट आपके पास आती है वो 24 आएगी, आई थिंक सो 24 जो है वो आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट आएगी, यानी हर महीने आप 24 रुपीज़ जो है वो पे करेंगे। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंचुरी सन 2001, 2002, 2003 में ये बहुत बड़ा बिजनेस होता था कि मोस्टली जब मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो नए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तो बैंक्स बड़े लालच देकर लोगों को जो है ना वो इसके हवाले से वर्किंग के बारे में बताते थे। तो ये वर्किंग बेसिकली कहा यही जाता था कि कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा, लेकिन याद रखिएगा कोई भी बैंक जो है वो इंटरेस्ट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी इंस्टॉलमेंट बिजनेस है जिसमें चीज़ आपको इंस्टॉलमेंट की शक्ल में दी जाती है। मैंने बड़ी थोड़ी इंटरेस्ट अमाउंट रखी है, ये बैंकों की अमाउंट जो है 35-40%, 50% तक वेरी करती रहती है। डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं। वैसे बैंक में इंस्टॉलमेंट अप्लाई करवाने का जो फार्मूला है वो इतना सिंपल नहीं है जो मैंने यहाँ पर डील किया है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा देर के लिए आप लोन या प्रोडक्ट रिमेनिंग नेट पेएबल अमाउंट जो है वो जितनी ज़्यादा देर के लिए आप लटकाएंगे, समझ लें इतनी ज़्यादा देर के लिए आप उसका पीरियड जो है वो एक्सटेंड करेंगे, तो उतनी ही आपको ज़्यादा अमाउंट जो है पे करनी पड़ेगी। हमने एक कॉमन जो कहते हैं ना गली मोहल्ले में आपके इंस्टॉलमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ उनके मुताबिक देखा है, तो हमने कहा जिसके ये हमारी किस्तें हैं, इतनी किस्तों पे करने, इतने पैसे पे करने हैं, तो ये रकम है जो आपको पे करनी होगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, नेक्स्ट वर्किंग आती है जॉब रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जॉब रिलेटेड टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेजिग्नेशन। जब भी मैं किसी जगह पर जॉब का आगाज़ करता हूँ तो जो सबसे पहली टर्म मुझे देखने या सुनने में मिलती है वो मेरा डेजिग्नेशन है, यानी आपका डेजिग्नेशन किसी भी जॉब में कितना है।
मसलन मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, जीएम हैं या एएम है, या आप कह लें क्लर्क हैं, हेड ऑफिसर हैं, या वट एवर क्लर्क या पीएन जो कुछ भी है, स्वीपर तक हर चीज़ डेजिग्नेशन ज़ुमरा में कवर होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, जब भी आप कहीं पे ज्वाइनिंग करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है वर्किंग आवर्स। आप कितने घंटे वहाँ काम करेंगे। सपोज मैंने कहा मैंने कुछ लोगों को हायर किया, तो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड 8 आवर्स को वर्किंग आवर्स गिना जाता है, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 9 आवर्स को बेसिक वर्किंग आवर्स काउंट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा 8 आवर्स में अगर बात करूँ तो 9 to 5, और अगर बात की जाए 6 में तो फिर 9 to 6 जो है 9 आवर्स के हवाले से जो है वो बात की जाती है। ओवर टाइम जो आवर्स आपके फाइनल हुए किसी भी बिजनेसमैन के साथ, किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिसने आपको जॉब दी है, तो जो एडिशनल टाइम आप देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को वो ओवर टाइम में आएगा। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में ओवर टाइम अलग से चार्ज किया जाता है। सैलरी पर डे, ये वही है जो पाकिस्तान में लेबर्स को दी जाती है। मजदूर मिस्त्री के बारे में आप जानते होंगे, वो काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हें उनकी तनख्वाह दे देते हैं। तो ऐसी सैलरी जो डेली बेसिस पे दी जाती है वो सैलरी पर डे कहलाती है। अगर यही सैलरी मंथली बेसिस पे दी जाए, जैसा कि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मंथली बेसिस पे सैलरी दी जाती है, तो इसे सैलरी पर मंथ कहते हैं। अगर 6 महीने के बाद सैलरी दी जाए तो इसे सेमी एनुअल सैलरी, और अगर साल के बाद दी जाए तो उसे एनुअल सैलरी। और अगर आपको कोई अलग से गिफ्ट दिए जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईद के ऊपर बोनस मिलता है या समथिंग लाइक दिस, तो वो आपके बोनस या गिफ्ट कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। याद रखिएगा, जॉब टाइप 2 तरह की होती हैं। ऐसी जॉब जो कंपनी के वर्किंग आवर्स से के बराबर या इससे ज़्यादा होंगी वो फुल टाइम जॉब कहलाएंगी। और अगर आपकी जॉब टाइमिंग्स जो हैं वो कंपनी के वर्किंग आवर्स से कम हैं तो आप वहाँ पर पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहलाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपके जॉब आवर्स यानी वर्किंग आवर्स जो हैं वो कंपनी के स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आपकी जॉब की नोयत कहलाएगी फुल टाइम जॉब। और अगर आपके वर्किंग आवर्स जो हैं या जॉब आवर्स जो हैं वो वर्किंग आवर्स जो कंपनी ने रेफ़र किए हैं उससे कम हैं तो फिर आपकी जॉब कहलाएगी पार्ट टाइम जॉब। किसी भी चीज़ को बनाने में हमारे पास हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रिवॉर्ड है वो आपकी यानी बिजनेसमैन के लिए कॉस्ट जो है वो कहलाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनका रिवॉर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जल्दी से बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। बेसिकली हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। नंबर 1 पे आपके पास आता है लैंड। अगर आपके पास ज़मीन होगी तो आप उसके ऊपर कोई काम कर सकेंगे, कोई फैक्ट्री लगा सकेंगे। तो लैंड इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड चीज़, आपके पास मजदूर होने चाहिए जो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें। आप इन्हें एम्प्लॉय भी कह सकते हैं, बट वी कॉल देम लेबर। हम इन्हें लेबर की सेंस से लेते हैं। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा कैपिटल कहलाता है कि आपने कितना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कैपिटल से हम लेबर, लैंड और ऑर्गेनाइजेशंस को भी खरीदते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर वो बंदा या कंपनी या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो किसी भी वर्कआउट में अपने बिजनेस का रिस्क लेते हैं। यानी ये वो पर्सन हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बताते हैं कि लैंड, लेबर और कैपिटल को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से हम प्रोडक्शन परफॉर्म करें और हमारे जो रिजल्ट्स हैं या हमारी आउटपुट है या हमारे पास होने वाला जो फाइनल इम्प्लीमेंट है वो एक्सट्रीम प्रॉफिट तक पहुंच सके। इन्हीं चीज़ों का जो आपका रिवॉर्ड है वो बेसिकली हमारी इकोनॉमी को स्टैंड करता है। लैंड के अगेंस्ट लगान या रेंट दिया जाता है। लेबर्स यानी जो मजदूर होते हैं उनको वेजेस दी जाती हैं। वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट दिया जाता है।
जबकि ऑर्गेनाइजेशन का जो हक है, या अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वाले अच्छे तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं देन दे डिज़र्व प्रॉफिट, और अगर वो अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे देन दे गॉट लॉस। हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़र्व करती है लॉस। सो हम ये कहेंगे कि अगर तो वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो उनका रिवॉर्ड होगा, प्रॉफिट मिलेगा उन्हें, और अगर वो अच्छे तरीके से किसी बिजनेस को रन नहीं करते इन दैट केस दे गॉट लॉस। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जो किसी भी इकोनॉमी को स्टैंड किए रखते हैं, या किसी भी इकोनॉमी को जो है वो डिटेल में रखने के काम आते हैं।